पंजाब से आज एक बड़ी खबर आई है। मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही का है। याद है आपको, जब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर गए थे और वहां उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा था क्योंकि सामने प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया था। यह नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला था। अब पंजाब में एक ऑडियो टेप सामने आया है। इस टेप को लेकर अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कैमरे के सामने कई खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि इसमें पंजाब के तत्कालीन डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और एक गैंगस्टर के बीच बात हो रही है। इस टेप में क्या बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कौन क्या बोला है, पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में नई थ्योरी क्या है, यह आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के पीछे कौन था? क्या एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसमें पंजाब का डीजीपी और एक भगोड़ा गैंगस्टर शामिल था? एक ऑडियो टेप और उसमें प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बातों ने पंजाब की पुलिस और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल लगा दिए हैं। सवाल है कि क्या पीएम की सुरक्षा में सेंध उस साजिश का हिस्सा थी जो इस वाकये से 10 दिन पहले रची गई थी? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ी साजिश की स्टोरी फिर से वापस आ गई है। पंजाब के एक लोकल अखबार के हवाले से अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने 3 सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। इसमें सीक्रेट मीटिंग भी है, पुलिस चीफ और भगोड़ा गैंगस्टर भी है, उनकी बातचीत का ऑडियो टेप भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का एक भगोड़ा गैंगस्टर तत्कालीन डीजीपी से कह रहा है कि मोदी की आंख खोल देंगे 4 से 5 दिनों के अंदर। देखिए विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप नंबर 1। आप कमाल दी गल है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਚ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। मजीठिया एक ऑडियो टेप की बात कर रहे हैं जिसमें पंजाब के तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और एक गैंगस्टर सरबजीत सिंह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात हो रही है। यह ऑडियो टेप 27 दिसंबर का बताया जा रहा है। यह बातचीत प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से सिर्फ 10 दिन पहले की है। इसमें गैंगस्टर सरबजीत सिंह मोदी को सबक सिखाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में हुई रैली के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को आज अकाली दल ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने एक लोकल अखबार के हवाले से बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के घर पर 27 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें गैंगस्टर सरबजीत भी शामिल था। अखबार का दावा है कि इस मीटिंग में 3 कैरेक्टर थे। पहले पंजाब के तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, दूसरा बर्खास्त किया गया पुलिसकर्मी सरबजीत सिंह जो भोला ड्रग्स रैकेट मामले में भगोड़ा घोषित हो चुका है, और तीसरे पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर सतवंत सिंह जो फर्जीवाड़े के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में जब सेंध लगी थी तब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पंजाब के कार्यकारी डीजीपी थे। प्रधानमंत्री को लेकर तीनों के बीच क्या बातें हुई, इस पर देखिए विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप नंबर 2। डीजीपी जिन्हों आरडीएक्स पिस्टोला दा सब दा पता ते फिर प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी नूं जद खतरे च पा रिहा, जेड़ी गल मैं कही सी कि जे प्रधानमंत्री ते असैसिनेशन बिड भी हो जाती ते कोई वड्डी गल नहीं सी। जदों डीजीपी जेड़ा कानून दा रखवाला वो तां ये सारे काम कर रहा, की इहदी NIA दी जांच नहीं होनी चाहिए? जो मजीठिया ने बयान दिया है वो
कांग्रेस पार्टी को, वहाँ की सरकार को शक के दायरे में लाता है। जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि डीजीपी वहाँ पर किसी वहाँ पे नामी गुंडे से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि हम मोदी को सबक सिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि एनआईए इस पर तुरंत कार्रवाई करे, मजीठिया को बुलाए, उनके पास जो प्रूफ है वो प्रूफ लेकर, और जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री का जिक्र और ऑडियो टेप में डीजीपी के साथ एक भगोड़े गैंगस्टर का जिक्र। यह मामला इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें पूरे सिस्टम के शामिल होने की बू आ रही है। डीजीपी पुलिस का चीफ होता है और उसका ऐसी बातचीत में शामिल होना जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी बातचीत गैंगस्टर के साथ हो रही है, वाकई में एक गंभीर मामला बन जाता है। अकाली दल ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उछाला है क्योंकि इस मामले की आंच सूबे के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। यह पंजाब की जमीन थी। 5 जनवरी की तारीख थी जब प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान बॉर्डर से लगे फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर पर फंस गया। मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था। अब डीजीपी का एक गैंगस्टर से बात करना साजिश की बू इसलिए आ रही है क्योंकि सवाल है कि प्रधानमंत्री को लेकर पंजाब के पूर्व डीजीपी एक गैंगस्टर से बात क्यों कर रहे थे? पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से गैंगस्टर ने क्यों कहा कि 4 से 5 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखा देंगे? पंजाब का एक ऑडियो टेप इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पंजाब की चन्नी सरकार शुरू से इस मामले को हल्के में लेती आई है, लेकिन इस ऑडियो टेप की रिपोर्ट ने उनकी सरबराही में चल रही पंजाब पुलिस पर कई सवाल उठा दिए हैं। देखिए विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप नंबर 3। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर के दौरे थे। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका हुआ था। सामने हाईवे पर प्रदर्शनकारी थे। प्रधानमंत्री अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में 20 मिनट तक ऐसे ही बैठे थे। बाहर एसपीजी निगाह रखे हुई थी, लेकिन यह सच था कि वीवीआईपी रूट में सेंध लगी थी। अब करीब 20 दिन बाद पंजाब से आई इस खबर ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ पंजाब की पुलिस को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं, जो एक बवंडर से कम नहीं है। यह ऑडियो टेप ठीक पंजाब चुनावों से पहले सामने आया है, जिसमें सवाल सीधे सीधे पंजाब सरकार से पूछे जा रहे हैं। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने साफ साफ कहा है कि उस समय के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के अपराधियों के साथ संबंध थे और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पंजाब पुलिस की कमान क्यों सौंपी गई जिसके रिश्ते अपराधियों के साथ हों। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी के पद से हटाए जा चुके हैं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के कुछ दिन बाद उनकी जगह पंजाब को नया डीजीपी मिल गया था। लेकिन यह बात गौर करने वाली है कि पंजाब में 111 दिनों के अंदर 3 डीजीपी आए हैं। चन्नी सरकार बनने के बाद सबसे पहले डीजीपी दिनकर गुप्ता की जगह इकबाल प्रीत सिंह सहोता को नया डीजीपी बनाया गया। फिर खबर आई कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू डीजीपी सहोता से खुश नहीं है, तो चन्नी ने सिद्धू को खुश करने के लिए डीजीपी इकबाल सहोता की जगह सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को कार्यवाहक डीजीपी अपॉइंट किया। लेकिन डीजीपी चट्टोपाध्याय का कार्यकाल भी सिर्फ 18 दिन का रहा और इस वक्त पंजाब के डीजीपी वीरेश भावरा हैं, जिन्हें 8 जनवरी को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया। पंजाब में पुलिस की पोस्टिंग को लेकर पिछले कई महीनों से काफी विवाद रहा है और पंजाब में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। अब पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और एक गैंगस्टर का ऑडियो टेप चन्नी सरकार की इमेज पर बड़ा दाग लगा सकता है, क्योंकि मामला सीधा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। Why should there not be an inquiry against चन्नी ते होम मिनिस्टर? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ? और तुसी वेखो कर की रहा है।
ਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਪੀਓ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ अगर मजीठिया के ये आरोप सही हैं तो सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि क्या पंजाब के सिस्टम में ऐसे लोग थे या हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आई चट्टोपाध्याय जिन्हें झूठा केस किया हुण सेंटर दी एजेंसियां लग गई दे मगर, जिवें ओदा स्टिंग ऑपरेशन आया, जिवें चट्टोपाध्याय दा ड्रग माफिया नाल लिंक है, वो सारा स्ट्रिंग सामने आ गया। किवें आरडीएक्स किथे पिया, आरडीएक्स ते प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दी गल करदा है कि किवें आरडीएक्स आया ते प्रधानमंत्री नूं उदों पता लगूगा कि किन्ना किवें पंजाब च आऊगा। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करदा है। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ अगले दिनों च आ चट्टोपाध्याय भी अंदर जाऊगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लेकर 7 जनवरी को बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि हाई लेवल जांच हुई तो तार सीएम ऑफिस से भी ऊपर तक जुड़ेंगे। जाहिर है गिरिराज सिंह के आरोप की रेंज चन्नी से आगे आला कमान तक पहुंच रही है। ये चूक नहीं थी, ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश थी प्रधानमंत्री को की हत्या की। अगर उस स्थिति में ड्रोन और आर्म्स का उपयोग किया गया होता तो क्या होता। इस साजिशकर्ता को कभी देश माफ नहीं करेगा। केवल पंजाब की सरकार साजिशकर्ता नहीं है, बल्कि बैठे हुए दिल्ली से तार जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर चन्नी सरकार का रुख काफी कूल रहा है। चन्नी शुरू से कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं था। जहां प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको। वो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी जिंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली तक नहीं पूरे भारत का है, लेकिन पंजाब में इसकी तपिश ज्यादा है क्योंकि वहां चुनाव भी आने वाला है। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने 12 जनवरी को बहुत साफ लफ्जों में कहा था कि पीएम मोदी के दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की साजिश थी और ये पूरा प्लान सीएम चन्नी के दफ्तर में बनाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया। उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है, मैं तो बहुत छोटी सी चीजों। इस वक्त विक्रम सिंह मजीठिया भी कानून के दायरे में हैं क्योंकि ड्रग्स मामले में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगाई हुई है। मजीठिया अकाली दल के बड़े नेता हैं और वो पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले भी हैं, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल कौर के वो भाई हैं। लेकिन मजीठिया इस वक्त पूरी तरह फ्रंट फुट पर हैं। अब पंजाब के पूर्व डीजीपी के ऑडियो टेप ने उन्हें और ज्यादा आक्रामक होने का भी मौका दे दिया है। लेकिन बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का है और इसमें पूर्व डीजीपी का नाम सामने आने के बाद सवालों के घेरे में चन्नी सरकार भी आ चुकी है। और आज सुबह पूरी दुनिया ने गणतंत्र दिवस पर भारत की शौर्य परेड देखी।
अभी तक इस परेड की चर्चा एलओसी पार पाकिस्तान और एलएसी पार चीन में हो रही है। राजपथ पर पहली बार ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो इंडियन एयरफोर्स का अटैक फॉर्मेशन कैसा होगा, राफेल का क्या रोल होगा, जमीन पर कैसे ऑपरेशन होगा, परेड में इसका ट्रेलर दिखा। एक, दो, तीन, चार, पांच। जब 5 राफेल एक साथ ऐसे गरजते हैं तो दुश्मनों का विनाश निश्चित होता है। इसलिए राफेल के इस फॉर्मेशन को विनाशक कहा जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार एक साथ 5 राफेल ने ऐसे उड़ान भरी। इनकी स्पीड 780 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पलक झपकी और प्लेन आसमान में गायब। राफेल के विनाशक फॉर्मेशन को देखकर हर भारतीय को गर्व हो रहा होगा, लेकिन यह फॉर्मेशन पाकिस्तान और चीन के लिए डायरेक्ट वार्निंग है, क्योंकि अगर एलओसी या एलएसी पर जंग होती है तो राफेल युद्ध का नतीजा तय करेगा, पाकिस्तान का विनाश और चीन के अहंकार को सर्वनाश करेगा। राफेल इस क्षेत्र का सबसे दमदार और खतरनाक लड़ाकू विमान है। राजपथ पर मल्टी रोल राफेल फाइटर जेट्स ने बिना हथियारों के शौर्य प्रदर्शन किया, लेकिन अगर विनाशक फॉर्मेशन में ये 5 राफेल दुश्मन पर अटैक करते हैं तो ये कितना भीषण होगा, ये समझिए। राफेल का सबसे बड़ा हथियार 500 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल होती है, जो हवा से जमीन पर टारगेट करती है। हवा से हवा में 150 किलोमीटर हमला करने वाली मीटियोर मिसाइल भी होती है, जो सामने मौजूद विमान को दूर से नष्ट कर सकती है। इसके बाद बारी आती है हैमर मिसाइल की, जो 70 किलोमीटर की रेंज में हवा से जमीन पर सटीक निशाना लगाती है। राफेल न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। एक राफेल फाइटर प्लेन 8000 किलोग्राम तक के बम और मिसाइल से हमला कर सकता है, यानी अकेले ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकता है। सोचिए, जब एक साथ 5 राफेल अटैक करेंगे तो दुश्मन का नामो निशान तक नहीं बचेगा। इसलिए इस फॉर्मेशन को विनाशक कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल की 2 स्क्वाड्रन रेडी हो चुकी है। 34 राफेल आ चुके हैं। 2 राफेल फ्रांस में मौजूद हैं, जहां पर उनमें स्पेशल काम चल रहा है। राजपथ पर राफेल का पराक्रम देखा, अब यह भी देखिए इसकी तैयारी कैसे की गई। गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में गोल्डन एरो का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है। मैं विनाशक फॉर्मेशन को लीड करूंगा, जिसमें पहली बार 5 राफेल एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरे। आसमान पर हवाई लड़ाके अपना दम दिखा रहे थे तो राजपथ पर राफेल को उड़ाने वाली इकलौती भारतीय महिला पायलट राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रही थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जिन्होंने नया इतिहास रचा है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में जो सबसे नायाब चीज देखने को मिली वो थी पायलट कैमरा। अभी तक राजपथ से हवा में उड़ान भरते विमान नजर आते थे, टीवी पर भी ऐसे ही नजारा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार विमान और हेलीकॉप्टर्स में स्पेशल कैमरा लगाए गए। जो आसमान का अद्भुत दृश्य दिखा रहे थे, जैसे टेक ऑफ करते वक्त और आसमान से पायलट को जो कुछ नजर आता है, ठीक वही सीन टीवी स्क्रीन पर नजर आया। आसमान के ऊपर भारतीय जेट्स और देश को गौरव भी है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय वायुसेना ने आसमान में अलग स्टाइल में सम्मान दिया। यूपी, एमपी, हरियाणा के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन से 17 जगुआर फाइटर्स ने उड़ान भरी और आकाश में 75 लिख दिया। वीडियो में 75 की आकृति उतनी साफ नजर नहीं आएगी, लेकिन इस तस्वीर में आसमान में 75 लिखा साफ साफ नजर आ रहा है। राफेल के विनाशक फॉर्मेशन के बाद जो सबसे ज्यादा आई कैचर फॉर्मेशन रहा वो है बाज फॉर्मेशन। बाज फॉर्मेशन को सबसे अटैकिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं,
क्योंकि इस फॉर्मेशन के सामने कोई भी फाइटर जेट, कोई भी दुश्मन की युद्ध नीति टिक नहीं सकती। बाज फॉर्मेशन में सबसे आगे 4th जनरेशन राफेल है। राफेल के अगल बगल दो जगुआर मौजूद हैं। दोनों जगुआर को 2 MiG-29 कवर दे रहे हैं और आखिर में सुखोई 30 MKI उड़ रहे हैं। भारत के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान एक साथ आसमान पर। इस फॉर्मेशन को बाज फॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, ये इसके नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे बाज के हमले से बचना असंभव होता है, वैसे इंडियन फाइटर जेट्स के इस फॉर्मेशन से। राफेल के बारे में आप जान चुके हैं, अब इस फॉर्मेशन के बाकी लड़ाकू विमानों की खासियत पर नजर। जगुआर फाइटर 1999 करगिल वॉर में गेम चेंजर साबित हुआ। जगुआर हवा से जमीन पर हमला करने का महारथी है, न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इसके पीछे MiG-29 है। MiG-29 मल्टी रोल फाइटर है। इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम। अब बात सुखोई 30 MKI की। भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा 280 Su-30 फाइटर्स हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक का सुखोई भी हिस्सा थे। जब दुश्मन पर एयर स्ट्राइक करनी हो या फिर हमले को नाकाम करना हो तो अलग अलग जेट्स अलग अलग फॉर्मेशन में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जैसा ये त्रिशूल फॉर्मेशन है, इसमें 3 Su-30 उड़ान भर रहे थे। ये है वरुण फॉर्मेशन, जिसमें नेवी का अटैक फॉर्मेशन दिखाया गया है। बीच में उड़ान भर रहा प्लेन है P-8E, जो एंटी सबमरीन एंटी शिप है। हजारों फीट की ऊंचाई से समंदर के अंदर शिकार करने में महारत हासिल है। P-8I को दोनों तरफ से कवर देते हुए MiG-29 फाइटर जेट, जो नेवी की ताकत है। आसमान पर नजर रखना और हमला करने में नेत्र फॉर्मेशन जैसा कोई नहीं है। नेत्र फॉर्मेशन में बीच में XAEW प्लेन है, जो किसी भी ऑपरेशन की आंख होता है। दुश्मन का कौन सा प्लेन आ रहा है, दुश्मन ने कहां पर क्या युद्ध नीति बनाई है, किस तरह के फॉर्मेशन से हमला होने वाला है, हर एक जानकारी तुरंत XAEW प्लेन का राडार कैच कर लेता है और इसके साथ मौजूद फाइटर जेट्स उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं। इसलिए इस फॉर्मेशन को नेत्र फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे ऑपरेशन में सेना को मदद पहुंचाने, हथियार ड्रॉप करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें C-17, C-130 जैसे भारी भरकम विमान होते हैं। किसी भी फॉरवर्ड ऑपरेशन को बिना इन जहाजों के अंजाम नहीं दिया जा सकता। भारतीय वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो सियाचिन की पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान की तपतपाती गर्मी हो या फिर बेहद खराब मौसम, अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रेडी है। गणतंत्र दिवस की परेड में जब शत्रु जीत के मोटो के साथ पैरा कमांडो का दस्ता निकला तो हर कोई इन युद्धवीरों को देखता रह गया। ये कमांडो आर्मी की नई यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इन पैरा कमांडो ने आर्मी के बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जब गणतंत्र दिवस का समापन हुआ और राष्ट्रपति वापस जाने लगे तो राजपथ पर ऐसी तस्वीर नजर आई जिससे किसी की भी नजर नहीं हट सकी। ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की हॉर्स रेजिमेंट, जिसमें सबसे आगे ये है विराट, जो 13 साल से परेड का हिस्सा रहा है और अब ये रिटायर होने वाला है। विराट की कद काठी देखकर पीएम मोदी भी उसके फैन हो गए। प्रधानमंत्री ने प्यार से विराट को थपथपाया। विराट को प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का चार्जर भी कहा जाता है। विराट नाम के इस घोड़े को इसी साल सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिंदुत्व के मोर्चे पर महाराष्ट्र में ठन गई है। शिवसेना और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में करो या मरो के लिए लड़ाई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का एक ही वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक। इसी लड़ाई में अब बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है, टीपू सुल्तान का दांव। यह दांव ऐसा है कि शिवसेना चौतरफा घिर गई है। सरकार के अंदर उद्धव को कांग्रेस ने घेर रखा है और सरकार के बाहर बीजेपी हमलावर है। देखिए कैसे महाराष्ट्र की सियासत में टीपू फिर जिंदा है। राजनीति की बहुत मशहूर कहावत है, एक तीर से दो शिकार। लेकिन टीपू सुल्तान का विरोध बीजेपी का ऐसा तीर है जिससे वो एक साथ 4 शिकार कर रहे हैं
उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं और बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, शिवसेना के हिंदुत्व को एक्सपोज करना। दूसरा, खुद को मराठी मानुष की राजनीति का चैंपियन घोषित करना। तीसरा, कांग्रेस और एनसीपी के सेकुलरिज्म पर हमला। और चौथा, साल 2022 में होने जा रहे बीएमसी के चुनाव में पहले से अपना मनपसंद हिंदुत्व का मुद्दा सेट करना। हिंदुत्व और मराठी मानुष की राजनीतिक जमीन पर कब्जे के लिए शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई का मैदान बन गया है मलाड का ये पार्क, जिसका नाम रखा गया है टीपू सुल्तान पार्क। टीपू सुल्तान के विरोध की राजनीति में इतना हिंदू वोट है कि अब बीजेपी इस विरोध को आंदोलन में बदल देना चाहती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई हैं। मलाड के मैदान को टीपू सुल्तान का नाम दिया गया है। ऐसे में बीजेपी और वीएचपी दोनों ही मिलकर जो है इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई के मलाड के मुख्य सड़क की है, जहां पर एक तरफ पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देख पाए तो तिरंगे को लिए बजरंग दल हो, वीएचपी हो, उनकी तरफ से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस जो है लोगों को लगातार रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। पुलिस की टीम यहाँ पर जबरदस्त तौर पर मौजूद है। लगातार जो है लोगों को, प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। देखो जो कार्यकर्ता हैं ये मैदान की तरफ जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, रात तिलक की करो तैयारी। विरोध है टीपू सुल्तान नाम से विरोध है। हाँ बिल्कुल है। ये जो कांग्रेस के एमएलए साहब है, इन्होंने जो अपने गार्डन का नाम रखा है टीपू सुल्तान, उनका हम निषेध करते हैं। तो जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती पर टीपू सुल्तान के नाम पर कोई भी प्रोजेक्ट का लोकार्पण या नामांकन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं सहन करेगा। बीजेपी के इस आक्रामक रवैये ने ठाकरे कैंप को बेचैन कर दिया है। असलम शेख टीपू सुल्तान के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बीजेपी टीपू सुल्तान के बहाने महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज दरअसल उनके हाथ में है और शिवसेना चौतरफा घिर गई है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार सफाई देती आ रही है। मुंबई के मलाड में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और असलम शेख यहां पर कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने इस पार्क को पॉलिटिक्स का सेंटर बनाया, जिस पर बैनर लगा है टीपू सुल्तान के नाम का और फोटो है असलम शेख की। बीजेपी इसे अत्याचारियों का महिमा मंडन बता रही है। कौन है टीपू सुल्तान? ये वही टीपू सुल्तान है जिसने एक दो नहीं हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया। उस आक्रांता का सम्मान वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है? खरं म्हणजे ज्या टिपू सुलतानानं हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देश गौरव होऊ शकत नाही। असलम शेख खुद इस मामले में डिफेंसिव नजर आते हैं। वो साफ साफ नहीं बताते हैं कि आखिर इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान किसने रखा, उन्होंने रखा या बीएमसी ने रखा। असलम खुलकर टीपू की तारीफ में कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन टीपू के मुस्लिम कार्ड की राजनीति खूब करते हैं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम देने का जिस विधायक ने अनुमोदन दिया था, जिस नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा था, क्या उसका रेजिग्नेशन लेंगे? क्या उसको बोलेंगे कि आप अपने आमदार पद से इस्तीफा दो? अगर वो इस्तीफा लेते हैं तो उनकी नीयत सही समझ में आएगी, और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आप लोगों को सीधा सीधा ये समझना है कि आने वाले महानगर चुनाव को वो जीतने के लिए किसी भी हद तक का जा सकते हैं। उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई कर्म नहीं, उनके लिए कोई कुछ नहीं। सबसे मजबूर शिवसेना नजर आती है। महाराष्ट्र की जनता को बार बार हिंदुत्व का कार्ड भी दिखाना है
और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन में भी रहना है। इसलिए जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम पहले मामले को पता करेंगे, फिर जवाब देंगे। मी थोडी माहिती घेतोय त्याच्यावर ना, थोडी मला माहिती होऊ दे, मग ते उचित ती कारवाई केली जाईल पुढची. साधारणतः तुमचं समर्थन आहे का टिपू सुलतान? मला वाटतं मुंबईत जी मुंबईसाठी महत्त्वाची नावं ती दिली जावीत आणि तसंच तिथे काय माहिती काय सत्य परिस्थिती बघून मग आपण पुढे चर्चा करू. सही प्रस्ताव महानगरपालिकेत तसं नामांकनाचं आलेलं नाही. अब अगर आदित्य ठाकरे खुद ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी महापुरुषों के नाम पर पार्क होने चाहिए, तो फिर उद्धव अपने कैबिनेट मंत्री असलम शेख को रोकते क्यों नहीं? शिवसेना के प्रवक्ता अरविंद सावंत से जब सवाल पूछा जाता है तो उनका वही गठबंधन वाला पुराना दर्द छलक पड़ता है। बीजेपी को बाला साहब ठाकरे ने सब कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने हमें धोखा दिया। मतलब बीजेपी की बढ़ती ताकत तकलीफ की असली वजह है। जब हिंदुत्व के ऊपर इनके साथ गठबंधन हुआ तो शिवसेना प्रमुख ने कहा आप राष्ट्र देख लो, मैं महाराष्ट्र देखूंगा। हमने विस्तारवाद की भूमिका नहीं ली, जबकि शिवसेना के कितने लोग हर राज्य से आते थे, हमें चुनाव लड़ना है। आपको एक और याद दिला देता हूं, कितने उदार अंतःकरण के वंदनीय शिवसेना प्रमुख थे। शंकर सिंह वाघेला पूर्व मुख्यमंत्री आपके गुजरात के, शिवसेना में आना चाहते थे, बाला साहब ने इनकार कर दिया। वही तो तभी तो गुजरात में शिवसेना बन जाती थी। बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार की वजह यह है कि 2014 के चुनाव से पहले शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन 2014 में महाराष्ट्र में भारी सफलता मिलने के बाद बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। यहां से दोनों पार्टियों के बीच टेंशन शुरू होती है। अब रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि शिवसेना और बीजेपी का वोट बेस एक ही है, हिंदू वोट बैंक। अब बीजेपी शिवसेना को एंटी हिंदू साबित करके पूरे हिंदू वोट बैंक पर कब्जा जमाना चाहती है, जबकि शिवसेना खुद को कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद भी असली हिंदू साबित करना चाहती है, ताकि उसका हिंदू वोट खिसक न जाए। शिवसेना के पास हिंदू वोट के अलावा मराठी मानुष का वोट है, लेकिन बीजेपी टीपू सुल्तान को महाराष्ट्र का नहीं मैसूर का बताकर विरोध कर रही है। इसलिए वो शिवसेना के मराठी मानुष के वोट बैंक को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्योंकि ये मुद्दा एक पार्क से जुड़ा है, तो बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकता है। ओवैसी की पार्टी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। पार्टी के सांसद इम्तियाज का कहना है कि टीपू निडर योद्धा थे, वो रिसर्चर थे और रॉकेट लॉन्चर के आविष्कारक थे। अगर इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि रॉकेट मिसाइल किसने शुरू किया है, तो आपको अलग अलग नाम दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जिसे किंग ऑफ मैसूर कहा जाता था, रॉकेट अगर पहली मर्तबा अगर किसी ने अपने दौर के अंदर लॉन्च किया था तो वो टीपू सुल्तान था। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास टीपू सुल्तान को किस नजर से देखता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 3 जंगें लड़ी। पहली जंग टीपू और अंग्रेजों के बीच साल 1780 से 1784 के बीच हुई। दूसरी जंग साल 1790 से साल 1792 के बीच हुई और तीसरी जंग साल 1798 से 1799 के बीच हुई। 4 मई 1799 को अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू की मौत हुई। दुनिया में रॉकेट लॉन्चर की तकनीक को इजाद करने का श्रेय चाइनीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने भी अपने दुश्मनों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया था। टीपू सुल्तान ने 200 सैनिकों की एक रॉकेट लॉन्चिंग टुकड़ी बनाई थी, जिसका नाम रखा था फतेह उल मुजाहिदीन। साल 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के इन रॉकेट लॉन्चर से अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। टीपू सुल्तान ने मैसूर को बचाने के लिए अंग्रेजों से वैसे ही संघर्ष किया जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो टीपू सुल्तान एक देशभक्त सुल्तान नजर आते हैं, लेकिन उनके सैनिकों ने ऐसे कई सारे जुल्म हिंदुओं पर किए जिसके कारण कई सारे इतिहासकार उन्हें एक धर्मांध शासक भी कहते हैं। टीपू सुल्तान का इतिहास लिखने वाले मीर हुसैन अली खान किरमानी ने अपनी किताब में उन शहरों की एक पूरी लिस्ट दी है जिनके हिंदू नाम टीपू ने बदल दिए थे। टीपू ने चीतल दुर्ग का नाम फरोख्याब हिसार रख दिया था, संग दुर्ग का नाम मुजफ्फराबाद, कुर्ग का नाम जफराबाद, मैसूर का नाम नजराबाद, कालीकोट का नाम इस्लामाबाद और देवनहल्ली का नाम यूसुफाबाद रख दिया था। इसी किताब में मीर हुसैन अली खान किरमानी ने आगे लिखा है कि कुर्ग की लड़ाई के बाद 80,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया था। टीपू सुल्तान इन सभी कैदियों को लेकर श्रृंगेरी पट्टनम पहुंचा, जहां पर इन सभी 80,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मुसलमान बना दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में
इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के विषय के लेक्चरर मोहिब्बुल हसन खान ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। इस किताब के पेज नंबर 354 से 363 के बीच में लिखा है, मशहूर विद्वान क्रिक पैट्रिक ने टीपू सुल्तान को एक असहनशील, धर्मांध और उग्र कट्टरपंथी कहा है। विल्क्स नाम के एक इतिहासकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विनाश और मंदिरों की जमीनों को जब्त करने की कहानी लिखी है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टीपू एक असहनशील और धर्मांध व्यक्ति था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों जैसे रॉबर्ट्स और सरदेसाई के भी यही विचार है, लेकिन इससे हटकर सुरेंद्र नाथ सेन ने यह लिखा है कि टीपू धर्मांध नहीं था। जहां भी टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया, वहां पर टीपू सुल्तान का मकसद धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। एक और किताब द कोस्ट ऑफ मालाबार के पेज नंबर 33 के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जब अप्रैल 1788 में केरल पर हमला किया था तो उसने अपने सेनापतियों को यह निर्देश दिया कि ब्राह्मणों को घेर लिया जाए ताकि हिंदुओं की बाकी जातियां भी डर के मारे इस्लाम स्वीकार कर लें। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंदुओं का दमन भी किया और धर्म का कार्ड भी खेला। इतिहास निर्मम होता है और आज नहीं तो कल सामने जरूर आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।